औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को कवर किया था और मोनोपोली के सारे ग्राफ्स देखे थे, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो इस लेक्चर को मैं वहीं से आगे लेके चलूँगा। एंड एक सवाल है मेरा आप सबसे, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि क्या मोनोपोली एक अच्छी चीज़ है या ये एक बुरी चीज़ है? इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेक्चर को पॉज करना है, इसके कुछ बुराइयां ढूंढनी है, कुछ ड्रॉबैक्स ढूंढने हैं और कुछ इसके बेनिफिट्स तलाश करने हैं, यानी कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने लिखने हैं, सोचने हैं। तो काइंडली पॉज द वीडियो, पॉज द लेक्चर और पहले सोचें, फिर हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे। जी, आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा अभी तक। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मोनोपोली का? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लिमिटेड आपके पास सेलर हैं इसमें, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सिंगल सेलर। अब अगर ये सिंगल सेलर ही वाहिद बेचने वाला है मार्केट में, तो अगर ये अपनी गुड्स की क्वालिटी गिरा दे, स्टिल चूंकि ये एक ही बंदा है और उसको बाय करना भी ज़रूरी है, तो आपको लाजमी बाय करना पड़ेगा। आप वो बाय किए बगैर नहीं रह सकते। तो ये अपने गुड्स की क्वालिटी इंफीरियर कर सकता है, ये इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स चार्ज कर सकता है, बेच सकता है, और इसके ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, एट हाई प्राइस। देन चूंकि इसका कंट्रोल है ओवर सप्लायर्स एंड टू कस्टमर्स, ये दोनों को बहुत बुरी तरह ख़राब कर सकता है। सप्लायर को पैसा ना दे और वो सप्लायर माल भी किसको देंगे? इसको देंगे। तो जब इसका कंट्रोल आ जाए तो ये सप्लायर को भी और कस्टमर दोनों को तिगनी का नाच नचवा सकता है। ही इज द मेन गेम ओवर देयर। फिर इसके प्रोडक्ट्स लेस इनोवेटिव होंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है इनोवेशन की। ही डजंट नीड इनोवेशन। वही प्रोडक्ट बार बार बेच रहा है, कोई वैल्यू मज़ीद ऐड नहीं कर रहा। और क्यों करे, जब कस्टमर्स ने आना इसी के पास है, प्रोडक्ट्स भी वही लेने हैं और बार बार लेने हैं। ये इसी तरह है कि एक टीचर, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि एक टीचर एक रेलेवेंट सब्जेक्ट में बहुत फेमस है। बाकी बहुत सारे टीचर्स ने ट्राई की कि वो उसको रिकॉर्ड कर अवेलेबल करें, मगर बच्चों ने सब टीचर्स को रद्द कर दिया और उस एक टीचर का प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलता है। अब जब वो चल रहा है तो क्यों वो टीचर अपना प्रोडक्ट खुद ही से आके नया इनोवेटिव बनाए? जब मार्केट में चीज़ बिक रही है तो बिकने दें। जब तक लोग ख़रीदार उसको ख़रीद रहे हैं, आपका सप्लायर कभी भी उसको इनोवेट नहीं करेगा। क्यों? उसको मन मर्जी की प्राइस मिल रही है, मन मर्जी की क्वांटिटी पे मिल रही है। तो सेंस ऑफ इनोवेशन, सेंस ऑफ डेवलपमेंट, सेंस ऑफ रिसर्च
खत्म हो जाती है। ये भाई साहब प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसका भी हम लोग एक पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे इसके बाद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप एक ही प्रोडक्ट अगर मिस्टर ए को बेचें तो उसकी प्राइस और होगी, और अगर आप मिस्टर बी को बेचें उसकी प्राइस और है। जिस तरह बिजली, अब बिजली इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए और है, और डोमेस्टिक सार्फिन के लिए उसकी प्राइस और है। चीज़ एक ही है मगर रेट फ़र्क हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल के लिए अलग है और कमर्शियल के लिए अलग है। तो ये है इसके कुछ ड्रॉबैक्स। मैं चाहूँगा कि आप इसके बेनिफिट्स ज़रा बनाएं और उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला बेनिफिट क्या होगा इसका कि इसमें जब एक प्राइस उसने फिक्स कर दी है ना, तो एटलीस्ट प्राइस स्टेबल रहती हैं। एटलीस्ट प्राइस क्या रहती हैं? स्टेबल ज़रूर रहती हैं। तो स्टेबिलिटी आती है इन द प्राइसेस। बेशक ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा हो या कम हो, एटलीस्ट वो स्टेबल ज़रूर रहती हैं। किसी भी टाइम पे आपको इस चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि पता नहीं मार्केट में प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, वो हमेशा स्टेबल रहती है। चूँकि इसका कंट्रोल है टूवर्ड सप्लायर, तो ये भाई साहब इंजॉय करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बल्क बाइंग करते हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल करते हैं, इनकी मार्जिनल कॉस्ट कम आती है, जिससे इनका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल हो रहा होता है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर चूँकि कोई कंपेटिटर तो है नहीं, तो इनकी जो अप्रोच होती है दैट इज लॉन्ग टर्म मार्केट अप्रोच। इस पे इन लोगों ने चलना। और नॉर्मली जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उसमें आप इनको देख रहे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिक मार्केट को इतना ज़्यादा एनहांस कर देते हैं कि फिर वो इंटरनेशनल compete करने के काबिल हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं मगर कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग एक दफ़ा किताब का पेज नंबर 125 126 है, यहाँ लिख देता हूँ, इसको रीड कीजिएगा और डिटरमिन कीजिएगा कि क्या आप लोग इसके बरक्स तो नहीं सोच रहे। जी, एक वर्ड अभी हमारे सामने आया था, दैट वाज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आइए ज़रा इस वर्ड के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये वर्ड बेसिकली क्या है और इस वर्ड की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में। टॉपिक इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस को डिफरेंट चार्ज करना है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से ये एक रेड बोर्ड मार्कर है। इस रेड बोर्ड मार्कर को अगर मैं सेल आउट करूं कॉलेजेस को, तो मैं चार्ज करूंगा लेट्स से 10 रुपये, और अगर मैं इसको रिटेल में बेचूं तो मैं इसको चार्ज करूंगा शायद 25 रुपये। एक ही प्रोडक्ट की इचले मार्केट में प्राइस और मिलेगी। क्यों?
क्योंकि इचरे का कस्टमर इतनी ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर वही प्रोडक्ट अगर मैं डीएचए में बेचूं, डिफेंस में बेचूं, पोश इलाकों में बेचूं, तो उसकी प्राइस और होगी। गुंजानाबाद इलाकों में और प्राइस है, पोश इलाकों में उसकी और प्राइस है, और लोग बाय करते हैं, लोग इसको खरीदते हैं। तो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इज सेम बट प्राइस इज डिफरेंट। सेम प्रोडक्ट at different prices to different customers। तो तीन चीजें हैं, एक वेरिएबल है प्राइस, एक है प्रोडक्ट और एक है कस्टमर। मगर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है, कब होती है, इसके लिए कुछ कंडीशंस को आपको मीट करना होता है। There are some conditions. There are some conditions which should be fulfilled. तभी एक फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। नंबर 1, वो फर्म खुद प्राइस तय करती हो, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। आई एम सेइंग कि वो फर्म शुड बी प्राइस मेकर। तो ऐसी फर्म हो जो कि प्राइस बनाए रादर देन डिपेंड करे, क्योंकि जब वो प्राइस बना रही है तभी वो डिफरेंट चार्जेस ले सकती है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि एक की कॉस्ट है 10 रुपया, ये कॉस्ट है, एक मार्केट से 25 रुपये चार्ज करेगी, एक मार्केट से 15 रुपये चार्ज करेगी, यहां से 5 रुपये कमा रही है, यहां से 15 रुपये कमा रही है। तो इसकी मर्जी है ना 25 के बेचे या 15 के बेचे। और अगर आप गौर करें तो दोनों ही प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एक से कम कमा रही है मगर एक से ज़्यादा कमा रही है। कम क्यों कमा रही है? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर के पास इतनी बाइंग कैपेसिटी, इतनी बाइंग पावर अवेलेबल ही नहीं है। मगर एक जगह पे वो कस्टमर भी मौजूद है जो कि 25 रुपये तक दे सकता है उसी एक प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन ड्राइव होती है। द सेकेंड कंडीशन इज मार्केट्स की सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स बिखरी पड़ी हैं, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं। दैट कैन बी प्रोडक्ट वाइज, दैट कैन बी जोग्राफिकल वाइज, दैट कैन बी एनी वे, मगर मार्केट सेग्रीगेटेड है, अलग अलग हैं, जिसका फ़ायदा ये फर्म उठाती है और डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करती है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। एंड ये वो प्रोडक्ट होता है जो कि बाद में रीसेल आप नहीं कर सकते, यानी कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमेबल है। ये आपका कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, आप इसको बाद में रीसेल नहीं कर सकते। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिजली। वापडा की मिसाल लेते हैं। अब अगेन ये ग्राफ मैंने आज सुबह ग्रुप पे भी शेयर किया था ताकि आपको आइडिया दूं कि आपकी किताब का पेज नंबर 127 जो है वो सही से इसको डिपिक्ट नहीं कर रहा, तो काइंडली ग्रुप में शेयर किया था मैंने। बट अगर आप ग्रुप में नहीं हैं और सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे रोक के इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। मैं समझाता हूँ कि असल में होता क्या है। तो ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की थी कि मैं आपको लेक्चर के अंदर इसका वर्जन दूंगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो कभी कभी हिल जाता है, ग्राफ्स आगे पीछे हो जाते हैं जी। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हम लोगों ने करनी है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। पहली चीज, पहली कंडीशन आपको पता है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी।
ये तो आपको रूल हमारा पता है। और दूसरी बात भी आपको याद होगी कि एम आर कट्स सॉरी एम सी कट्स एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो आपको पहले से पता है। होगा क्या, होगा ये कि एक फर्म ने सेम प्रोडक्ट सप्लाई करना है दो डिफरेंट मार्केट्स को। ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि ये है मेरी कमर्शियल मार्केट, ये है मेरी कमर्शियल मार्केट, और ये है मेरी डोमेस्टिक मार्केट। तो शॉर्ट करने के लिए एक मार्केट ए है और एक मार्केट बी है। यहां पे अभी इनको छोड़ते हुए फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, फर्म एक डिमांड कर्व बनाएगी जिसमें क्या होगा, ए आर एक तरफ इन इलास्टिक होगा और एक तरफ ये इलास्टिक होगा। यानी कि पहले लाइन यहां से जाएगी फिर ऐसे हो जाएगी, मगर जो आपका एम आर है वो सेम पैटर्न से मूव करने की कोशिश करेगा, मगर जैसे कर्व या जैसे किंक यहां पर आया था उसको भी ऐसा एक किंक मिल जाएगा। और एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये बन गया एक हमारे पास एम सी कर्व। ये एम सी कर्व जा रहा है ऊपर और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई के ऊपर। यानी कि दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस, ये वो प्राइस है, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर चीज बिकनी चाहिए नॉर्मली। कमर्शियल वालों को अगर मैं पी ए चार्ज करूं तो चूंकि कमर्शियल का इन इलास्टिक है तो उनका कर्व भी इन इलास्टिक फॉर्म में बना होगा और इस प्राइस के ऊपर उनको इतनी क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी। मगर डोमेस्टिक के लिए ये चीज़ इलास्टिक होनी चाहिए। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट सेग्रीगेटेड हो और एक मार्केट में इन इलास्टिक हो और दूसरी मार्केट में इलास्टिक हो, तब जाके मैं उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूं। अगर दोनों ही इलास्टिक है, दोनों ही इन इलास्टिक है, तो फिर फायदा नहीं है। तो एक जगह पे डिमांड शुड बी लेस देन वन एंड एक जगह पे डिमांड शुड बी मोर देन वन। ये ज़रूरी है, तब जाके मैं इसको बना पाऊंगा। तो यहां पे अगर मैं प्राइस चार्ज करूंगा ज्यादा तो देखिए मेरी क्वांटिटी कम होती है, और अगर मैं यहां पे प्राइस इससे थोड़ी सी कम चार्ज करूंगा मगर मेरी क्वांटिटी में बढ़ाव आ रहा है, ये बढ़ रही है। क्यों? मेरी मार्केट क्या है? इलास्टिक, और इस तरफ इन इलास्टिक। तो सर एट द एंड पता ये चला कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, इसको जोड़ूं, मार्केट ए को जोड़ूं और मार्केट बी को जोड़ूं, इट इज एज इक्वल एज एम सी, क्योंकि ये लाइन तो यहीं पे मूव कर रही है ना, ये लाइन तो यहीं पे मूव कर रही है। तो एम आर ए इज इक्वल टू एम आर बी इज इक्वल टू एम सी। तो दो मार्केट्स ही हमारे पास ए एंड बी, एक में इन इलास्टिक और एक में इलास्टिक। तो किताब की डायग्राम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आप इसको उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मजीद अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, सिनेमा रेट्स वीकेंड्स पे और होते हैं, वीकडेज पे और होते हैं। फिर पीक आवर्स आप देखते हैं ऊबर करीम पे कि उनका सर्ज लगा होता है
2x 3x 1.5 1.3। हालांकि प्रोडक्ट जो वो दे रहे हैं, जो वो सर्विस दे रहे हैं वो सेम है, मगर एक टाइम पे ज़्यादा प्राइस, एक टाइम पे कम प्राइस वो चार्ज करते हैं। बल्क डिस्काउंट्स भी इसी में शामिल होता है। ऑफ सीजन की सेल्स, वही प्रोडक्ट सीजन में महंगा बिकता है, बट जब सीजन ख़त्म हो रहा होता है तो कंपनियां क्या करती हैं, उसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच देती हैं ताकि उनके पास वेयर हाउस में उसकी स्टोरेज कॉस्ट को मिनिमम बनाया जा सके। तो ये था हमारे पास मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट। कहानी को डालते हैं अगले गियर में और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।